नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव एक्सप्रेस में। हुआ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। आज हमारी चुनाव एक्सप्रेस आप पहुंची है आगरा, ताज नगरी आगरा, मोहब्बत का शहर, जहां पर पब्लिक का मूड क्या है, उसके मुद्दे क्या हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि आज महाबहस में किन सवालों के इर्द गिर्द आज हम डिबेट को रखने वाले हैं। दरअसल पहले संपत्ति सर्वे, फिर मंगलसूत्र, सैम पित्रोदा के बयान के बाद अब मुस्लिम आरक्षण के मसले पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर पिछड़ों का हक छीनकर मुस्लिमों को आरक्षण देने की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस की देश के इस्लामीकरण की साजिश है। ऐसे में सवाल यह कि क्या 24 की लड़ाई में कांग्रेस मुस्लिम मोह में फंसती जा रही है क्या, और कांग्रेस अब बैकफुट पर दिखाई दे पड़ रही है। कांग्रेस की तरफ से कोई आगे बढ़कर इस पर सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है। कुल मिलाकर 24 के रण में मुस्लिम मोह के चक्कर में कांग्रेस फंसती हुई दिखाई दे रही है क्या, आज इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट दें। मोदी योगी का आरोप, मुस्लिम मोह में फंसी कांग्रेस। सत्ता में था तो ये लोग दलितों पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करके वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनकी खास जमात को अलग से आरक्षण देना चाहते थे। 24 का घमासान, मोदी वर्सेस कांग्रेस का मिशन मुसलमान। इनकी मंशा देश के प्रति अच्छी नहीं है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को मिले हुए संवैधानिक अधिकारों से ये लोग वंचित करना चाहते हैं। उनके अधिकारों को जबरन ये लोग लूटना चाहते हैं। पिछड़ों से बड़ी साजिश, कांग्रेस पर आरोपों की बारिश। हिंदू मुसलमान, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, ये सारी चीजें हर जगह आप जो कर रहे हैं ये वोटों के लिए कर रहे हैं, देश के हित के लिए नहीं। मुसलमान और मंगलसूत्र, 24 का विजय सूत्र। तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है। और चुनाव एक्सप्रेस के मेहमानों से आपका परिचय करवाएं, उससे पहले आपका परिचय आगरा की जनता से, जो आज यहां पर अपने सवाल लेकर पहुंची है। इनकी तरफ से सवाल होगा और सामने से जवाब होगा। एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजा लीजिए शो की शुरुआत से पहले। और चलिए अब जल्दी से मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ यहाँ पर गौरव राजावत जी हैं, आप बीजेपी महामंत्री हैं ब्रज क्षेत्र के, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ अमित सिंह जी हैं, कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चौधरी फरहान हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। शमई आगाई जी हैं, आप समाज सेवी हैं, अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे, आगरा के जो मुद्दे हैं उस पर भी अपनी बात रखेंगे। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राजीव सक्सेना जी हमारे साथ हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है। अमित सिंह जी, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूँ। पहले मैनिफेस्टो में मुस्लिम मोह और उसके बाद अब माफ करिएगा अमित सिंह जी, पहले मैनिफेस्टो में मुस्लिम मोह और उसके बाद अब मुस्लिम आरक्षण की बात। ऐसे लग रहा है कि मुस्लिम मोह में इस 24 के चुनावी रण में कांग्रेस पार्टी उलझती जा रही है। कांग्रेस पार्टी गारंटी की बात कर रही है। 1 लाख हर शिक्षित युवा को 1 लाख रुपए देगी, जो बेरोजगार होगा उसे प्रैक्टिस करने के लिए। कर्ज माफी करेगी, एमएसपी लागू करेगी। ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। कांग्रेस पार्टी जिस दिन सत्ता में आएगी उस दिन सामाजिक आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति की जनगणना होगी, एक एक्सरा होगा देश का। उसके आधार पर स्थिति पता चलेगी किस वर्ग किस धर्म के कितने लोग हैं, उसके आधार पर उसे सम्मान दिया जाएगा। हर गरीब परिवार की महिला की जो मुखिया होगी उसे कांग्रेस पार्टी 1 लाख रुपए देगी और 400 रुपए प्रतिदिन के आधार पर मनरेगा में हर मजदूर को रोजगार मिलेगा। पूरा मैनिफेस्टो हर दिन आप चुनावी मंच से रख रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि ओबीसी के आरक्षण से ही आप मुस्लिमों को आरक्षण देंगे या कहीं और से लाएंगे आरक्षण? कांग्रेस पार्टी सिर्फ विकास की बात करती है, शिक्षा की बात करती है और रोजगार की बात करती है। कांग्रेस पार्टी कभी हिंदू मुस्लिम पे नहीं रहती। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी तो हर व्यक्ति का 25 लाख रुपए का बीमा होगा, जिसके आधार पे उसे कहीं भी स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी हॉस्पिटल में अगर कोई व्यक्ति बीमार है, जिस प्रकार से अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में शुरुआत की थी कि हर व्यक्ति को इलाज मिलेगा, चाहे कितना भी मल्टीनेशनल हॉस्पिटल हो, आदमी जाए। दोनों बार सीधा सा सवाल आपसे पूछा और दोनों बार आप सवाल को टाल गए।
क्या मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो गई है क्या? बिल्कुल हो गई है। मेरे भाई अमित सिंह जी का अलग कांग्रेस है, ये कह रहे हैं कांग्रेस इसकी बात नहीं करती। इनके युवराज अलग बात करते हैं, इनके खड़गे जी अलग बात करते हैं और खुलेआम कहते हैं, वो खुलेआम कह रहे हैं कि महिलाओं के मंगलसूत्र तक पर वार कर देंगे, आर्थिक आरक्षण कर देंगे, जिसके बाद आपकी मेरी बहनों की, मेरी बेटियों की, मेरी माताओं की जो जुड़ी हुई पूंजी है आप उसे वर्ग के आधार पर बांटने का काम करेंगे। माननीय मोदी जी के रहते हुए ये संभव नहीं है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की कमान, देश के एक ऐसे नेता जो गरीब का बेटा है, जो 140 करोड़ जनता का जननायक है, जिसने हमेशा भारत माता को सर्वोपरि रखने की बात करी है, जो मोदी जी का ध्येय वाक्य है, जो मोदी जी का ध्येय वाक्य है कि तेरा भय अमर रहे, मां हन चार रहे ना रहे, वही ध्येय वाक्य को सार्थक करते हुए मोदी जी देश में राजनीति करना चाहते हैं। जरा कांग्रेस के मेरे भाई जरा ये बता दें कि आज आप 63 साल तक रहे थे, आप 63 साल तक रहे थे, आप कह रहे हैं कि युवाओं को नौकरी देंगे, 25 लाख का बीमा देंगे, आप ये देंगे, पता है कैसे देंगे? आप 2G स्पेक्ट्रम घोटाला करेंगे, आप कोयला घोटाला दोबारा आके करेंगे, आप फिर से इस देश के अंदर घोटालों के जीजा घोटाला, मम्मी घोटाला, भैया घोटाला और दामाद घोटाले के नाम पर और देश को ठगने का काम किया आपने। आज 63 साल से ऐसा क्यों नहीं किया था? मुझे बता दे। आज जब आरोप लगा रहे चौधरी चरण सिंह को आपने 63 साल में भारत रत्न क्यों नहीं दिया था? मेरे भाई कह रहे थे इनकी मैं जवाब लूंगा, मैं उनसे जवाब लूंगा। चौधरी फरहान, आप पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और उसी पिछड़े का हक छीनकर अल्पसंख्यक को देने की बात कही जा रही है, फिर भी आप साथ में खड़े हुए हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, समाजवादी पार्टी ने हमेशा पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक, अपितु मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी लोगों के लिए काम किया है। ऐसा नहीं है, पीडीए तो हमारा एक आंदोलन है और रही एक क्या नाम है आंदोलन, और समाजवादी पार्टी ने हमेशा बेरोजगारों के लिए काम किया है, स्वास्थ्य के लिए काम किया है, और हमेशा आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी है जो दलित, गरीब और पिछड़ों के लिए हमेशा काम करती आई है। ठीक है, शमी आगाई जी, आप क्या देख पा रहे हैं कि दूसरे चरण की वोटिंग से पहले पूरा का पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान की तरफ शिफ्ट हो रहा है क्या? एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक पाने की पूरी ख्वाहिश है और दूसरी तरफ से हमला हो रहा है इसी मसले पर कि मुस्लिम मोह में फंसते जा रहे हैं और हक छीनने की बात हो रही है पिछड़ों की। देखिए, सन 47 से लेके आज तक हिंदुस्तान का मुसलमान अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। उसके कारण है, जब देश के अंदर चुनाव आता है तो विपक्षी पार्टियां अपने मुद्दों पर बात करती हैं, बनिस्बत इसके कि वो धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करना चाहती हैं। अभी हमारे भाई गौरव राजावत जी कह रहे थे कि महिलाओं के मंगलसूत्र जो है छीन लिए जाएंगे, उनके जेवर छीन लिए जाएंगे। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यही माननीय प्रधानमंत्री जी रात को 8 बजे आए और इन्होंने पूरे देश में नोटबंदी करने का जो है हुक्म जारी कर दिया। और हुक्म जब जारी कर दिया तो हमारे देश की ये मनोवृत्ति है, ये प्रवृत्ति है हमारी महिलाओं की कि वो कुछ पैसे जो उनके पति कमा के लेके आते हैं उसको बचा के रखती हैं। उस पैसे को भी निकाल लिया और जेवर आज आप बांट देंगे। तो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि इस देश के अंदर हमारी जो महिलाएं हैं वो सदैव किस प्रकार से घर का मैनेजमेंट करती हैं उसको ध्यान में रखकर ही काम करती हैं। आज पूरे देश के अंदर एक अजीब सा वातावरण पैदा हो गया है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, हिंदू मुस्लिम। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि देश को विकास के रास्ते पे कहाँ ले जाना चाहती है। देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। आज भ्रष्टाचार की जो बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक बॉन्ड के माध्यम से आज तक ये कभी आप ये देख पा रहे हैं कि जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी घिरती है तो वो सदैव दूसरे मुद्दों को लेके आती है। और आज प्रधानमंत्री जी आगरा में थे, पिछले बार जब आगरा आए थे तो उन्होंने आगरा को इंटरनेशनल शहर बनाने की बात कही थी, एयरपोर्ट देने की बात हुई थी, हाई कोर्ट की डिमांड की बात थी। आगरा में पानी के लिए जनता त्राहिमाम कर रही है। हमारे साथी अभी बताएंगे आपको कि गंगा जल आ गया, लेकिन गंगा जल आ गया तो कहाँ आ गया? आगरा की जनता तो आज भी लाइनों में लगी हुई है। मैं पूछूंगा उनसे, राजीव जी क्या लग रहा है आपको कि चुनाव असल मुद्दों से शिफ्ट हो चुका है पूरी तरीके से? देखिए, एक ईमानदारी की बात यह है कि जो भारत आजाद हुआ था वो कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशंस उसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर रही थी। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत आजाद हुआ था है? और हमारे शहर के कुंजरू साहब, HR कुंजरू, उनका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे और उनका बहुत बड़ा रोल था। उस समय तमाम बात यही आरक्षण की उठी थी। उम्मीद की गई थी संविधान सभा में कि सततः स्थितियां सुधरेंगी और आरक्षण प्रासंगिक नहीं रहेगा, पर दुर्भाग्य कि
स्थितियां सुधरी नहीं, लोगों को आरक्षण में ही सुरक्षा लगी और डिफरेंट ग्रुप आरक्षण को आने लगे। पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण देने लगा, अति पिछड़ा वर्ग, अब मुस्लिम समाज भी आरक्षण मांग रहा है और देने वाले भी तैयार हैं। कैसे देंगे, संविधान तो इजाजत देता नहीं है, पर अब संविधान में चेंज बहुत आ रहे हैं, तेजी से परिवर्तन कर देते हैं, संविधान में उसको जगह मिल जाती है। अब मूल रूप से अगर जो आम पब्लिक है, अनारक्षित वर्ग है 50%, उसमें बेहतर स्थितियां की जाएं तो आरक्षण की मांग स्वतः ही खत्म हो जाएगी। अब बेरोजगारी है, रोजगार अगर आरक्षण में मिलता है तो लोग आरक्षण की मांग करेंगे, अपने हिसाब से एक नया ब्रैकेट लगाएंगे। संविधान में फिलहाल धर्म के आधार पर आरक्षण की बात नहीं है, लेकिन उसकी वकालत की जा रही है। आप लोग अपनी जगह से हाथ उठाइएगा, मैं आपके पास आ जाऊंगा बारी बारी से सवाल लेकर। जी बताइए आपका सवाल। मेरा सवाल ये है भारतीय जनता पार्टी के गौरव भाई से कि वो ये कह रहे हैं कि पीएम साहब ने ये भाषण दिया कि मंगलसूत्र वो बेच देंगे, आरक्षण मुस्लिमों को देते हैं। यूपी के अंदर राजनाथ सिंह जी ने आप अल्पसंख्यक और जाट समुदाय को 4% में सम्मिलित करके आरक्षण दिया, तो उन्होंने कहां से लाए थे? वो क्या भारतीय जनता पार्टी कोटे से लाए थे? फिर दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जब पहला चरण में चुनाव होने के बाद दूसरे चरण में हिंदुस्तान और हिंदू और मुस्लिम आ गया, जैसे कि पिछले चुनावों में पाकिस्तान और रानी पद्मावती आती थी, आज जो है हिंदू और मुसलमान आ गया। इसके बिना चुनाव नहीं हो सकता भारत में। आपका सवाल नहीं मैम, आपका सवाल। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि महिलाओं की मंगलसूत्र की बात आती है। मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इस पूरे ग्राउंड में आप देख रहे हैं, हम लोग भाजपा की तरफ से हैं। आप बताइए महिला किस साइड जाता है? महिला किस साइड जाता है? अगर नोटबंदी से किसी को परेशानी हुई, महिलाओं की बात करते हैं तो हमें तो नहीं हुई परेशानी। परेशानी अगर हुई है तो उस लोग हुई है जो काला धन चुरा रहे थे, जो टैक्स नहीं जमा कर रहे थे, और उस टैक्स से ही देश चलता है। तो ऐसे लोगों को दिक्कत हुई है, हमें दिक्कत नहीं हुई है। आपका सवाल। बहुत सुरक्षित है हम लोग। आपका सवाल मैम, आपका सवाल समाजवादी। हाँ बताइए। अच्छा ठीक है, मैं कुछ पीछे से सवाल लेता हूँ। हाँ बताइए आपका सवाल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की महिला उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद ही ये कहती हैं कि महिला 8 बजे के बाद घर से ना निकलें, और जहां तक की बात है थाने तक उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। तो आप बताइए महिलाओं की व्यवस्था सुरक्षा कहां पर है? मैं आपका सवाल ले लूंगा, आप बताइए आपका सवाल। मैं सिर्फ ये सुनवाना चाहती हूँ, इस आगरा की बेटी को न्याय चाहिए, ये सुनवाना चाहिए। आप अपने सवाल रखिए, वो चल नहीं रहा। ये महिला का वो नहीं चल रहा है, आप सवाल बताइए अपना। मेरे को अच्छा ठीक है। आगरा की इस बेटी को कब इंसाफ मिलेगा बताए? मंत्री पुत्र ने सरेआम इसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई, पूरी मीडिया ने देखा, अखबारों में आया, लेकिन आज तक इसके ऊपर कोई भी इसको अरेस्ट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? महिलाओं की बात कर रहे हैं, देश की राष्ट्रपति खड़ी रहती है, प्रधानमंत्री बैठे रहते हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा की क्या बात करेंगे? और अब मैं जवाब ले लेता हूँ। गौरव राजावत जी, बहुत सारे सवाल हैं। उनका कहना है कि आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी आगरा में एक महिला अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, उसको इंसाफ नहीं मिल रही। पहले यहीं से बात कर लेता हूँ। समी अगाई जी मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हैं, लेकिन कांग्रेस की बी पार्टी का काम कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा था कि नोटबंदी की, अगर नोटबंदी की उसी रात से कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी बंद हुई, उसी दिन से मुजफ्फरनगर केरला में दंगे बंद हुए। ऐसी कौन सी टॉपी थी साहब, वो मोदी जी ने की और बंद हो गई? और दूसरी बात ये कर रहे हैं, मैं इनको बता देना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि जिसके ये वीडियो दिखा रहा है तथाकथित, तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने FIR दर्ज की है, और निश्चित तौर पर इस आगरा की धरती पर नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ ताताई, चाहे मुख्तार चाहे अतीक, जो मेरी बहन बेटियों पर आंख उठाएगा। अगले चौराहे पर राम राम सत्य करने का पूरा प्रबंध योगी सरकार ने कर दिया है। दूसरा विषय, ये कह रहे आगरा की बात, भैया जरा ये बता दें, 63 साल से बड़ा सुख की बात कर रहे थे। आगरा की जनता ने 2014, 17, 19, 22, 24 फिर से और कमल खिलाया आगरा के अंदर। आगरा के अंदर हमने सिविल टर्मिनल दिया है माननीय SP सिंह बघेल जी के नेतृत्व में। हम दूसरा वाटर वर्क्स बनाने जा रहे हैं पोइया में। हमने आगरा के अंदर सपनों की मेट्रो उड़ान बढ़ रही है। इन पर सिर्फ ये हल्ला है, इन पर और कुछ है नहीं है। ना इन पर वोट पड़ता, ना इनका एक पार्षद बनता, तथाकथित प्रोपेगेंडा बनाते हैं। दूसरा, मैं इनसे पूछ लेता हूँ, भैया ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपके युवराज अमेठी से दौड़कर वायनाड चले गए? ऐसी क्या मजबूरी थी कि 2 लड़के दोबारा उत्तर प्रदेश में हाथ मिलाते हैं? भैया ऐसी ये बता दे। मैं
सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, कांग्रेस के साथ 77 मैं आपका सवाल पूछ लेता हूँ। उनका सवाल है कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए और अब चर्चा है कि शायद फिर लौट सकते हैं। आज जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम पे दूसरे चरण पे ही आ गए, आज आगरा में खाली कुर्सी ये साबित कर रही थी। और जब आज हमने नरेंद्र मोदी जी का रैली जब टीवी पे देखा तो हमें एहसास हुआ कि अब नरेंद्र मोदी जी पे हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान इसके अलावा मुद्दा नहीं बचा है, क्योंकि आज जो आगरा में कोठी मीना बाजार में कुर्सियां खाली थी वो साबित करती थी कि अब इनके पास विकास मुद्दा नहीं रहा है। राहुल अमेठी लौट रहे हैं। मुझे लगता है कि अमेठी भी लौटेंगे, वायनाड से भी लड़ेंगे। और ये देश का हिस्सा है। गुजरात का आदमी आके अगर बनारस से लड़ सकता है, ये देश के सभी हिस्सा हैं। हर आदमी स्वतंत्र है, कहीं से भी लड़ सकता है। मुझे लगता है वायनाड इनके नक्शे में नहीं है। ठीक है, उधर से एक सवाल है आपके लिए और एक आरोप भी है। सवाल है कि आप कह रहे हैं कि नोटबंदी से महिलाएं परेशान हो गई, वो कह रहे हैं हम महिलाएं, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। दूसरा है कह रही कि 2017 के बाद हमें जो सुरक्षा मिली, पूर्व की किसी सरकार ने सुरक्षा नहीं दी। देखिए, ये बात कर रहे हैं सुरक्षा की। इन्हीं की एक कैबिनेट मंत्री जो पूर्व में राज्यपाल हुआ करती थी, बेबी रानी मौर्य, उनका ये कहना था कि महिलाएं 7 बजे के बाद घर से बाहर न निकलें। और जिसमें कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं कह रही हैं कि हम सुरक्षित हैं। इन्हीं की कैबिनेट मंत्री ने एक बार दोहराया था कि 7 बजे के बाद हमें घर से बाहर महिलाएं बिल्कुल ना निकलें। एक बात और कहना चाहूंगा मैं, मुस्लिम समाज कभी पैगंबर के नाम पे वोट नहीं मांगता है, क्रिश्चियन समाज कभी ईसा मसीह के नाम पर वोट नहीं मांगता है, और सिख समाज कभी गुरु नानक के नाम पर वोट नहीं मांगता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले हर 5 साल में भगवान राम को कहां से ले आते हैं, कहां से ले आते हैं? ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। आप बार बार चुनाव में भगवान राम को क्यों लाते हैं? इनके लिए अल्पसंख्यक सिख क्यों नहीं होता है, पारसी क्यों नहीं होता है, इनके लिए जैन अल्पसंख्यक क्यों नहीं होता है, इनके लिए मुसलमानी अल्पसंख्यक होता है? भैया, कांग्रेस के प्रवक्ता ये बता दे कि राहुल गांधी जी के दादा का क्या नाम है? राहुल गांधी जी के दादा का क्या नाम है, जो अपने पूर्वजों के दादा का नाम छुपाता हो? देश के नेतृत्व की बात करते हैं। दूसरा, मैं इस तरह से पूछना चाहता हूं, जो खुला चैलेंज सनातनियों को देता है, मटन खाते हैं और जिनके इंडी गठबंधन के सहयोगी 9 दुर्गों मछली खा के दिखाते हैं, ये सनातन पर वार करते हैं। निश्चित तौर पर ये देश सनातन पर वार करने वाले को जगह नहीं देगा। और ये बताएंगे हम को, ये बताएंगे जिन्होंने वर्शिप एक्ट के माध्यम से, वक्फ एक्ट के माध्यम से सनातनियों की जमीन पर लैंड जिहाद करने का काम किया हो, ये बताएंगे हम लोगों को क्या होगा। हिंदू के अस्मिता को और पौराणिक संस्कृति को बचाना, उसकी धरोहर, ये पहली संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। हमने मैनिफेस्टो में आप अपने संकल्प को पूरा कर रहे हैं, मैनिफेस्टो में जिन बातों का जिक्र किया उसको पूरा कर रहे हैं। शमी साहब, सियासत में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कहते हम सब हैं, पालन नहीं करते। अभी आप बात कर रहे थे आरक्षण की, और जिसमें मुस्लिम आरक्षण की बात प्रमुखता से जो आई गई। मैं सन 1952 सरकार में पहली बार ये व्यवस्था लागू करने की बात आई और वोटिंग हुई, तो इसमें पूर्ण रूप से जो समर्थन वोट पड़ा वो सिर्फ हिंदू के लिए। क्या हिंदू को ही धर्म के आधार पर आरक्षण मिलेगा? मुस्लिम जिस देश ने इस देश की जंग आजादी में अपनी कुर्बानियां दी, क्या इसीलिए दी थी कि आज उनको घुसपैठिया बताया जाएगा? क्या इसीलिए कुर्बानियां दी थी कि आज जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनको बांट दिया जाएगा? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों से हटकर हिंदू मुस्लिम पर क्यों चर्चा करना चाहती है। अभी हमारे साथी कह रहे थे गौरव राजावत जी कि नोटबंदी से, जैसे हमारी बहन भी कह रही थी, मैं इनसे पूछ लेता हूं कि इनके कितने पैसे मोदी जी ने निकलवाए, ये बता दे। अगर ऐसा नहीं था तो जो लाइन में लोग लगे, सैकड़ों लोगों की जाने गई, उनका क्या होगा, उनका कौन हिसाब देगा? और आज भी मुद्दे पर कई चुनाव लड़े जा चुके हैं, अभी लग रहा है कि ये मुद्दा 2024 में बड़ा मुद्दा है। नहीं, बिल्कुल, मुद्दे तो सदैव उठते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी या तो 500 साल पुरानी बात करती है या 1000 साल का रोड मैप लेके चलती है। वर्तमान में जो स्थिति होती है उस पर कभी कोई चर्चा नहीं करती। आप उठा के देख लीजिए, 1000 साल का रोड मैप लेके चलेंगे, 500 साल पुराने हम राम जी को लेके आए। भैया, राम जी कहाँ चले गए थे जो राम जी को लेके आएंगे? अब श्री कृष्ण जी को लेके आएंगे। हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं और मुख्यमंत्री ये कहते हैं 80-20 की लड़ाई है। भाई, इस देश का मुसलमान के नागरिक नहीं है इस देश का। ठीक है राजीव जी, यही सवाल मैं आपके पास लेकर आ रहा हूँ कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते करते 80-20 की बात कैसे होने लगी? देखिए, मैं मिसकंसेप्शंस के बारे में तो कह नहीं सकता। मैं आपसे, चूंकि आपका बहुत इम्पोर्टेंट मंच है, मैं आपके सामने केवल एक बात लाना चाहता हूं
और खासकर आज के प्राइम मिनिस्टर जी का जो उद्बोधन हुआ उसको लेके उन्होंने आगरा के हित को इलाहाबाद और बनारस से जोड़ा और कहा ये दो हाथ में आपके लड्डू आने वाले हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, हमारा आगरे का हित गोल्डन ट्रायंगल से जुड़ा हुआ है, जिसमें बनारस, दिल्ली और आगरा ये वेल नोन वर्ल्ड वाइड पॉपुलर ट्रायंगल और पॉपुलर एरिया है। अब आगरा को इसमें कमजोर कर दिया गया है। दूसरी चीज, बनारस इलाहाबाद से हमारा कोई हित नहीं जुड़ा हुआ है। आप हाई कोर्ट ले गए, आगरा कैपिटल था, आगरा को ले गए, तो और ये इम्पोर्टेंट इशू है। एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूँ, एक सेकंड में आ रहा हूँ। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। मैं आ रहा हूँ आप लोगों के पास, मैं आ रहा हूँ आप लोगों के पास। अपने सवाल रखिए, शोर करने से सवाल भी दब जाएगा और जवाब भी। पूछिए, क्या पूछिए। 2014 से पहले कितने सारे घोटाले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने करे। अब मेरा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लोग पूछ रहे हैं कि एक दाग मेरे प्रधानमंत्री पर लगा के बताएं कि प्रधानमंत्री ने एक घोटाला कराओ। कांग्रेस ने 2G स्क्रैम घोटाला, भूमि घोटाला, दुनिया भर के घोटाले करे, कोयला घोटाला करा, प्रधानमंत्री को आरोप लगा। क्या ये सैम पित्रोदा दिए गए बयान पर कायम रहेंगे? इन लोगों से ये पूछिए, सैम पित्रोदा जो युवराज के बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, उन्होंने जो बयान दिया है, क्या ये उस पर कायम रहेंगे? आपका सवाल। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो तीनों लोग यहाँ पे हैं, गठबंधन से हैं, इनको ये पूछना चाहता हूँ कि 7 तारीख को चुनाव हो रहा है, चुनाव के बाद ये क्या रोएंगे? क्योंकि जहाँ पे जो किराए के टट्टू है ना, वोट भारतीय जनता पार्टी 2.5 लाख से गठबंधन में जीती थी, इस बार 5 लाख पार कर रही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ। आपका सवाल। भैया मेरा सवाल ये है कि आगरा के सांसद, एक मिनट सर, एक मिनट। आगरा के सांसद SP सिंह बघेल जी, उससे पहले रामशंकर कठेरिया जी रहे। आप आगरा में चैनल में डिबेट कर रहे हैं, मैं आपसे इन सबसे पूछना चाहता हूँ, आगरा की बेहतरी के लिए क्या किया? आगरा की शिक्षा की बेहतरी के लिए क्या किया? आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट देने की बात 2014 में मोदी जी कह के गए थे, उसके लिए क्या किया? मैं पूछ लूंगा आपका सवाल। इसी कॉलेज में इतनी महंगी शिक्षा है, उसके लिए क्या किया? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पूरे आगरा शहर के अंदर सड़कों पर मुफ्त में पीने के लिए पानी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये, जो महिलाओं की बात करते हैं, आज मंगलसूत्र की बात करते हैं, पूरा मणिपुर जलता रहा, कोई भी नेता उन बहन बेटियों को देखने के लिए नहीं गया। मेरा सवाल है, बताएं जवाब। मैं जवाब ले लेता हूँ। आगरा के विकास के लिए बीते 10 वर्ष में क्या किया गया, पूछा जा रहा है। हर घर जल, हर घर नल की योजना के तहत आज गंगा यमुनी तहजीब को हम लोग सार्थक कर रहे हैं। गंगा जल आगरा में है, 498 करोड़ से सिविल एयरपोर्ट आगरा में है। दूसरा वाटर वर्क्स पोइया में बनने जा रहा है। तीसरा, हमने एलिवेटेड रोड बनाए हैं। चौथा, हमने एक कॉलेज बनाए हैं। 5वां, हमने खुद आगरा में मेट्रो स्थापित की है। और बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम से दलितों की राजधानी आगरा कही जाती है, उनके नाम से मेट्रो स्टेशन का नाम है। बाबा अम्बेडकर के नाम से उनके जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक के 5 स्थानों को मोदी जी ने 5 का स्थान दिया है। ये मेरे भाई मेरी बात। आगरा में पानी की समस्या है, आपने कहा था कि गंगा वाटर लेकर यहाँ पर आएंगे, क्या किया? आ गया। गंगा जल है, गंगा जमुनी तहजीब को हमने सार्थक किया, पानी की समस्या का समाधान हो गया। ओके, अमित जी आपसे सवाल है कि सैम पित्रोदा का एक बयान आया है कि इस देश में भी विरासत टैक्स लगना चाहिए, आप सत्ता में आएंगे तो ऐसा करेंगे? मैं कांग्रेस पार्टी की हैसियत से बात कर रहा हूँ, मैं सैम पित्रोदा का यहाँ के हैसियत से नहीं खड़ा हूँ। सैम पित्रोदा कौन है? मैं आपको एक सैम पित्रोदा कौन? मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। आपसे पूछ रहा हूँ, सैम पित्रोदा कौन? आप मेरी बात सुनिए ना। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, सैम पित्रोदा कांग्रेस के नेता हैं, हाँ या नहीं? कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, आप मेरी बात सुनिए। राहुल गांधी के सलाहकार हैं, निजी बयान आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के सलाहकार, ये बयान उनका निजी बयान हो गया। अच्छा, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी का जब तक ब्रजभूषण सिंह जैसे लोग हिंदुस्तान में, जब तक ब्रजभूषण सिंह जैसे लोग गिरफ्तार नहीं किए जाते, सामने बैठी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। कुलदीप, सीधे से सवाल का सीधा से जवाब आपको देना है, आप जलेबी बना रहे हैं। आप बताइए, विरासत टैक्स लगाएंगे या नहीं? आप बोलने दो। और ये दूसरे चरण का चुनाव महंगाई को लेकर होगा। 450 रुपए का गैस सिलेंडर किया जाएगा। पेट्रोल जो 90 रुपए 100 रुपए है, उसे 50 और 55 रुपए किया जाएगा। घरेलू गैस के जो कड़वा तेल है, ये चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, कुर्सी खाली रह गई। दूसरे चरण का चुनाव इस ये सब चुनावी मंच से आप गिना रहे हैं। विपिन भाई कैमरा इधर लाइए, विपिन भाई कैमरा इधर लाइए, कैमरा इधर लाइए।
मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, शोर शांत हो गया है, सत्ता में आएंगे विरासत टैक्स लगाएंगे? कांग्रेस सत्ता में आने के बाद महिलाओं को 50% आरक्षण देगी। आप एक्सपोज हो रहे हैं, जितनी बार आप इस सवाल को टाल रहे हैं उतनी बार आप एक्सपोज हो रहे हैं। क्या इस देश में विरासत टैक्स लगना चाहिए या सैम पित्रोदा से गलती हो गई, फंसा दिया उन्होंने गठबंधन को? देखिए, ये अपना एक कांग्रेस का मसला है और ये एक मैनिफेस्टो के आधार पे ही तय किया जाता है। ये हम लोग तय नहीं कर सकते, ये पार्टी आला कमान तय करेगी और जो घोषणा पत्र में कहा गया है वो घोषणा पत्र के आधार पे लगना चाहिए विरासत टैक्स। जो घोषणा पत्र के आधार पे है वो काम होगा। विरासत टैक्स लगना चाहिए जो घोषणा पत्र के आधार पे है वो कहना चाहूंगा। आपके घोषणा पत्र में है? मैं सिर्फ एक आगरा की एक बात अपना घोषणा पत्र तो पढ़ लेते, आप बताइए। घोषणा पत्र सब पढ़ा हुआ है, मैं बता देता हूँ आपको। हमारे घोषणा पत्र के अंदर बेरोजगारी के लिए बहुत चीजें कही गई हैं और स्वास्थ्य के लिए। विरासत टैक्स पर न वो कोई जवाब दे पा रहे हैं, आप बताइए सर क्या कहेंगे? देखिए, विरासत टैक्स की जो बात है, सैम पित्रोदा कांग्रेस के जो है नेता हैं, लेकिन उन्होंने अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में वो बात कही थी। हिंदुस्तान का उन्होंने कहा अमेरिका में ऐसा होता है, हिंदुस्तान में ऐसा होना चाहिए। सही कहा उन्होंने, अमेरिका में ऐसा कानून है, उसका उन्होंने विश्लेषण किया था। भारत में ऐसे संविधान में कानून नहीं है, इसलिए यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज अमेरिका में हो रही, कोई ब्रिटेन में हो रही है, कहीं कोई भी चीज हो रही है, उसका हिंदुस्तान से क्या लेना देना है। लेकिन मीडिया का भी एक खास तबका जो है वो इस बात के लिए प्रमोट कर रहा है कि साहब सैम पित्रोदा ने अमेरिका में कहा। अरे अमेरिका में कल कोई कुछ हो जाएगा तो हिंदुस्तान से क्या? साहब, हिंदुस्तान के लिए उन्होंने कहा कि यहाँ पर भी होना चाहिए। आप चाहते सवाल न पूछा जाए तो अलग बात है। सर, गलती हो गई, फंसा दिया सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स की बात पर। बात नहीं, देखिए सैम पित्रोदा पे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। हमारे देश में भी विरासत का जो मामला होता है, जब किसी की डेथ हो जाती है तो सक्सेशन सर्टिफिकेट बनता है और म्यूटेशन होते हैं प्रॉपर्टीज के, वो निःशुल्क नहीं होते हैं। तमाम टैक्सेस हमने जीएसटी हो या कोई भी हो, हमने विदेश से लिए, उनका इंडियनाइजेशन किया। तो मेरे ख्याल से डिबेट इस इशू पे होनी चाहिए थी, ना कि ये। आज भी निःशुल्क नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये लोग बहस में पड़ गए हैं। जैसे हमारे सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि प्रॉपर्टी का हस्तांतरण जो है निःशुल्क होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? ओके, हाँ, आपका सवाल पूछो। भैया, पहले चरण में भाजपा का सुपर साहब है, इसलिए हिंदू मुस्लिम सवाल है कोई आपके पास? हमारे साथ सवाल है सर, स्टेडियम का क्या हुआ? 2014 में मोदी वादा करेंगे, पहला हाईकोर्ट कन्विक्ट क्या हुआ जो आगरा की मांग है? आप बताइए आपका सवाल। मेरा सवाल ये है, भाजपा प्रस्ताव से पूछना चाहता हूँ, आगरा के अंदर जूता उद्योग के लिए क्या करा? जीएसटी 12% लगा दिए, पहले 5% थी, कारोबार चौपट हो गया, मजदूर बेकार है, मैं छोटा व्यापारी हूँ, कारोबार बिल्कुल नहीं है। ओके, आपका सवाल। मेरा सवाल ये है कि भाजपा वाले कहते हैं कि ये कांग्रेस वाले घोटालेबाज है, और जो घोटालेबाज होता है उन्हें ये अपनी भारतीय जनता पार्टी में क्यों ले लेते हैं? जो इनकी पार्टी में आ जाता है वो वॉशिंग मशीन होता है। और आज बेरोजगारी आज आप देखिए सबसे निचले स्तर पर है, वो कहते हैं कि पकौड़ा तलो, ये कोई बात हुई? और 400 किलो आरडीएक्स मिला पुलवामा में, उसकी जांच क्यों नहीं हुई? ये बताइए। मैं सवाल करता हूँ जी, हाँ, आपका सवाल। आज भैया जी प्रधानमंत्री जी आगरा है, आज सबकी बात करिए, आज दलितों की क्यों नहीं बात करिए? आज मैं बता रहा हूँ, बीजेपी के सांसद कहते हैं कि 4 से पार करो संविधान बदल देंगे, और आगरा में आकर के मोदी जी कहते हैं कि संविधान की बात नहीं, दलितों को ठगा जा रहा है। और मेरी बात सुन लीजिए, बीजेपी के मंत्री का पूर्व मंत्री का पोता जो है, एक बेटी पे, सिख समाज की बेटी पे गाड़ी चढ़ा देता है और उसे गिरफ्तारी की होती है। ठीक है, आपका सवाल। एक मिनट, आप सवाल पूछिए। सवाल ये कहना चाह रहा हूँ कि ये भूखे कारतूस है, ये सब है ना भूखे कारतूस है। ये कहते हैं कि हम अम्बेडकर जी की बात नहीं करते। अम्बेडकर, भगवान वाल्मीकि के नाम पे हमने एयरपोर्ट बनवाया। अम्बेडकर जी को लेके चल रहे, जो हमारा मेट्रो स्टेशन बना, हम सभी जातियों को लेके चल रहे हैं। ये टोटी चोर और जो कहते हैं कि रावण मतलब आलू निकालेंगे। ओके जी। अभी छोटे भाई ने कहा कि माननीय सांसद जी ने क्या किया 5 साल में, और अभी तमाम सरकार में क्या किया है। मैं जानना चाहती हूँ, आज बहुत सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल चलाते होंगे आप, हमारे माननीय सांसद जी की आईडी को देखें, रात के 2 बजे 2:30 बजे तक वो बाहर रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, घर नहीं पहुँचते हैं। उनकी पत्नी। ओके मैम, ओके। सवाल ये इधर से व्यापारी वर्ग का कि आपने जूतों पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 18% कर दी, व्यापार चौपट कर दिया। व्यापार की बात कर रहे हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात माननीय मोदी जी ने की है। निश्चित तौर पर जहां आगरा जूते से, चमड़े से जूता बनाता था, वहीं
G20 समिट के माध्यम से हमने उसी चमड़े से शेर बनाए हैं, हम उसी चमड़े से हाथी बनाए हैं। और आगरा के इस प्रोडक्ट को माननीय मोदी जी की देन है कि आज पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में आगरा सबसे बड़ा जूते का उद्योग बन गया है। और निश्चित तौर पर हम मानिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आगरा के नागरिकों से, आगरा के 17.5 लाख मतदाताओं से, मेरे भाई जितनी बातें कर रहे हैं या इनके पास प्रत्याशी तो है नहीं, ठीक है, हर बार ये ऐसी बातें करते हैं। दूसरा मुझे बस इतना सा बता दें कि भैया आपके राहुल गांधी जी का अलग बयान होगा, सैम पित्रोदा जी का अलग बयान होगा, खड़गे जी का अलग बयान होगा और कांग्रेस के अध्यक्ष कह देंगे। उस पर आ गया उनका जवाब, उस पर उनका जवाब आ गया। उनका यह कहना है कि ओडीओपी के तहत आगरा के जूतों को, आगरा के प्रोडक्ट को हमने एक नई पहचान दी। आगरा के जूता उद्योग पूरी तरीके से, जिस दिन से जीएसटी और नोटबंदी लागू हुई, जूता उद्योग खत्म हो गया है। आगरा में पूरी तरीके से बेरोजगारी है। आप न्यूनिहाई की तरफ जाइए, जो इंडस्ट्री एरिया था पूरी तरीके से खत्म हो गया है। जमुना जी इन्होंने स्वच्छ करने की बात की थी, आज उसमें पानी नाम की चीज नहीं रही है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जब 2013 में आए थे तब इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर रहे थे, आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में कोई चर्चा नहीं की। जब प्रधानमंत्री महोदय आगरा में आए थे तब उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की बात की, शिक्षा को लेकर कोई बात नहीं हुई। जब प्रधानमंत्री आगरा में आए थे उन्होंने हाई कोर्ट की बेंच लाने की बात की थी। और आपको बता देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने प्रथम चरण भी विकास के मुद्दे पे बात की, दूसरे चरण भी जो विकास पे बात होगी, हम हिंदू मुस्लिम पे। आपका काउंटर। मेरा एक सवाल, कांग्रेस पार्टी आज विकास के मुद्दे पर बात कर रही है, देश में जो पहला चुनाव होने जा रहा है, ये कांग्रेस पार्टी का परिवार अपने चुनाव चिन्ह पे वोटिंग नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है इस देश के लिए। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पे वोटिंग करने नहीं जा रही है। बताए क्या मजबूरी है ऐसी, बताए क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी है? वो कह रहे हैं आप अपना प्रत्याशी नहीं उतार पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर लड़ने के लिए आपने समाजवादी पार्टी भाई को भी जानकारी नहीं है। इनकी पंजाब में आधी से ज्यादा सीटों पे इनके प्रत्याशी नहीं है, इनके गोवा में नहीं आधे से ज्यादा प्रत्याशी नहीं है, इनके मैं कह रहा हूँ उत्तर पूर्वांचल में जाके चले जाओ, इनका सिंबल नहीं है। और ये सही है, सत्ता ये दूसरा पार्टी का वोट परसेंट घट के 2.5% पे आ गया है, उसकी चिंता है। एक सेकेंड मेरा आपसे सवाल, मैं आप अपनी बात रखिएगा, साथ ही साथ में सवाल भी जोड़ दूं। आप ये कहते हैं कि जब चुनाव आता है तो राम राम जपने लगते हैं। अभी प्रोफेसर राम गोपाल यादव की क्या मजबूरी थी उनकी, उनको ये बयान देना पड़ गया कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो पाखंडी हैं और राम मंदिर में कुछ भी खास नहीं है। तो जो आरोप आप उनके ऊपर लगा रहे हैं वही काम तो आपकी पार्टी के नेता कर रहे हैं। सर देखिए, ये प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी की ये अपनी व्यक्तिगत राय है। सैम पित्रोदा की व्यक्तिगत राय, प्रोफेसर राम गोपाल यादव की व्यक्तिगत राय, जिन बयानों से आपको नुकसान पहुंचे आप कह दो ये उनका अपना व्यक्तिगत राय। छोटी सी बात कहूँ आपसे, सर थोड़ा सा भाजपा के फेवर के कम सवाल कर लीजिए। ये भाजपा के फेवर के सवाल, ये वाला सवाल नहीं। अच्छा एक सेकेंड, सैम पित्रोदा वाला सवाल परेशान कर रहा है, मैं टाल देता हूँ। राम गोपाल यादव वाला सवाल परेशान कर रहा है, मैं टाल देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ दोनों सवाल। अब आप अपनी सुविधा के मुताबिक अपनी बात कर लीजिए। हटा दिया मैंने, हटा दिया, लोगों ने देख भी लिया कि आपने दोनों सवाल टाल दिए। एक मिनट, मैं चौधरी उदयभान के मसले पर बात कहना चाहता हूँ। अरे सुन लो यार, मैं चौधरी उदयभान जी जो पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, अगर उनका नाती अगर मुसलमान होता तो धुएंधार कार्रवाई हो गई होती। 25,000 का इनाम घोषित है, अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला उसके घर पर? बताइए आप मुझे, मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ, अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? अगर वो किसी मुसलमान का परिवार होता तो उस पे अब तक बुलडोजर भी चल गया होता, 14A की कार्रवाई भी हो गई होती और गैंगस्टर की भी कार्रवाई। जवाब ले लेता हूँ मैं उधर से। आपका बुलडोजर जाति और धर्म देखकर चल रहा है। बिल्डोजर हमेशा आता था, ये आतंकियों पर चल रहा है। जहां बिल्डोजर चल रहा है वह काशी कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। जहां बिल्डोजर आतंकियों पर चल रहा है वही माता वनवासी कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। ये बात कर रहे हैं आगरा की, तत्काल प्रभाव से आगरा का कमिश्नरेट, आगरा की सम्मानित पुलिस ने FIR दर्ज की है। जो दोषी होंगे चाहे वो कोई भी हो, उनको जेल भेजने का काम करेंगे। और ये योगी जी की सरकार है, ये इनका दुख दर्द है, ये अब जमीन नहीं घेर पा रहे, क्योंकि समाजवादी का नारा था खाली पुरोट हमारा था, तो अब वो कर तो नहीं पा रहे। घड़ियाली आंसू बहाते हैं मुख्तार के घर पर जाकर, अतीक के मातम बनाने जाते हैं। ये बताए किसके साथ खड़े हैं उत्तर प्रदेश में? मैं पीछे से कुछ सवाल लेता हूँ, उसके बाद में आऊंगा। मैं पीछे आ रहा हूँ, जिन्होंने सवाल पूछ लिया वो नहीं। आप लोग बताइए पीछे से सवाल, आ जाइए आप आगे आ जाइए। हाँ, कि बेरोजगारी कब खत्म होगी, महंगाई कब खत्म होगी, ये अन्य मुद्दों पे बात कर रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, हम लोग त्रस्त हैं। बेरोजगारी और महंगाई। हाँ, आगरा को मेट्रो की जरूरत नहीं थी, रोजगार की जरूरत थी। भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार
जी आप बताइए। संख्या में जूता व्यापारी है, 5% टैक्स था, आज 12%। आपका सवाल ये वाला महंगी शिक्षा पे सवाल लीजिए साहब, मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बेरोजगारी आगरा में एक 7 करोड़ का घोटाला हुआ, उसमें डॉक्टर अजय यादव बीफ के नाम पे और स्लॉटर हाउस के नाम पे 7 करोड़ का भ्रष्टाचार, एक तमाम जमीनों पर कब्जा, अवैध कब्जा हो रहा है, भू माफिया घोषित हो रहे हैं, उन पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? 7 करोड़ का मेरे 2 सवाल है, मेरा आगरा को लेके सवाल है। आप आगरा में आए, आगरा की बात करें। जब 2014 में मोदी जी की रैली हुई तब उन्होंने बैराज की बात करी, आगरा में स्टेडियम की बात करी, आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करी, और आज जब वो मोदी जी आए आगरा में रैली करके गए तो आज आगरा के लिए क्या कह के जाते हैं? एक अयोध्या में मंदिर बनवा दिया और वाराणसी में कॉरिडोर बनवा दिया। वहाँ अगर पर्यटन जाएगा तो आगरा होके जाएगा। भूख अगर मुझे लगेगी तो आपके खाने से मेरा पेट भर जाएगा। आप मुझे आपका सवाल पूछ लूं उधर से। एक सवाल और है, आज ऐसी क्या वजह है जो फतेहपुर सीकरी का वर्तमान सांसद गांव में नहीं घुस पा रहा है और भाजपा का वर्तमान विधायक का बेटा निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है? मैं पूछ लूं या भाषण देंगे आप? ठीक है, और हाँ बताइए। पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जो उदयभान सिंह है, उनका नाती है, उसने बाप बेटी में गाड़ी चला दी। मैं आगरा के 40 साल से आगरा की महापौर भारतीय जनता पार्टी की हैं और आगरा को स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। आपको मैं बता दूं, क्षेत्रों में जाइए, नालियां भरी पड़ी हैं, रोड टूटे हुए पड़े हैं, बात करते हैं विकास की, बात करते हैं स्मार्ट सिटी की। ठीक है, इधर से सवाल। हाँ बताइए, आपका सवाल क्या है? विपक्ष के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आपका विकास में क्या नजरिया है? मोदी जी कहते हैं मैं 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाऊंगा। कभी विपक्ष के लोगों ने बोला कि भारत विकसित राष्ट्र बनेगा? मैं पूछना चाह रही हूँ कि एक बात बताइए, रामलला तो हम सबके भगवान हैं। तुम 70 साल में तारीख पे तारीख दिलवाते रहे। आज यदि मोदी जी ने मंदिर खड़ा करवा के रामलला को विराजमान कर दिया तो पेट में दर्द खाए को। मैं आपके पास आऊंगा, सवाल याद रखिएगा। उससे पहले अब सवाल उधर से है कि 2014 में बात आगरा के विकास की होती थी, आगरा को स्मार्ट सिटी बनाने की बात होती थी, यहाँ स्टेडियम बनाने की बात होती थी, यहाँ हाईकोर्ट बनाने की बात होती थी। सबका क्या हुआ? आगरा के विकास में आपने क्या क्या किया? और साथ ही साथ ये भी सवाल है कि अब आप इन मुद्दों पर बात करने से बच क्यों रहे? आगरा में स्टेडियम फतेहाबाद स्थित बनने जा रहा है, उसकी जमीन की बात हो गई है, मेरे भाई को पता नहीं है। आगरा में सिविल टर्मिनल के 498 करोड़ माननीय सांसद एसपी सिंह बघेल जी के नेतृत्व में वो हो चुका है, रजिस्ट्री भी हो गई, मेरे भाई को पता नहीं है। दूसरा, मेरे भाई ये कह रहे थे ना कि भैया सांसद राजकुमार चार, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि अखिलेश जी कन्नौज से टिकट कैंसिल करते हैं, शिवपाल जी बधाई छोड़ के भागते हैं, जमपाल जी का टिकट घोषित कराते हैं, परिवारवाद में टिकट का बंटवारा करते हैं, ये प्रत्याशी क्यों नहीं लाते? ऐसी क्या मजबूरी है, बता दो मुझे। विकसित भारत से क्या दिक्कत है? उधर से सवाल है कि पीएम मोदी अगर विकसित भारत की बात करते हैं तो उससे क्या दिक्कत है? मैं तो आपके माध्यम से सिर्फ विकास की बात करूंगा, शिक्षा की और रोजगार की बात करूंगा। एक बात और करूंगा, क्योंकि आपका चैनल पूरा देश देखता है, कि अगर 400 पार हुए तो देश में संविधान खत्म हो जाएगा, अगर 400 पार हुए तो देश में आरक्षण खत्म हो जाएगा, अगर 400 पार हुए तो मैं आपको बता रहा हूं आपके बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसा कैसे? क्या उनके संकल्प पत्र में इस बात का जिक्र है? बीजेपी के सांसद खुलेआम कह रहे हैं, अगर 400 पार हुए तो देश के अंदर 250 ब्रजभूषण सिंह होंगे, अगर 400 पार हुए तो कुलदीप सेंगर 1000 कुलदीप सेंगर पैदा हो जाएंगे। विकसित भारत से क्या दिक्कत है? विकसित भारत से क्या दिक्कत है? देखिए, ये विकसित भारत की बात तो करते हैं, ये विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन 2014 का मैनिफेस्टो आप उठा के देखिए। नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, 2014 के अंदर स्पष्ट अपनी वीडियो के अंदर क्लियर बोल रहे हैं। अब मेरे पास वीडियो मौजूद है, आपके पास भी मौजूद होंगी, कि अरे आगरा वालों, आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला कि नहीं मिला? वहां से आवाज आती है नहीं मिला। 2014 के अंदर एयरपोर्ट के लिए चिल्लाते हैं, खंडपीठ के लिए चिल्लाते हैं, बैराज के लिए चिल्लाते हैं, आज फिर वही 2024 के अंदर वही का वही मुद्दा चल रहा है। विकसित भारत से क्या दिक्कत है? देखिए, भारत जो है विकसित राष्ट्र होना चाहिए, इसका मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन इन 70 सालों के अंदर विकासशील देश बना, उसके बाद आज भारत, हमारे अभी काबिल साथी कह रहे थे कि मुख्तियार और अतीक को वहाँ पे उसकी क़यादत करने लिए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ अपने काबिल साथी से कि ब्रजेश सिंह के बारे में आपका क्या नजरिया है? आप
धनंजय सिंह के बारे में क्या कहते हैं, उदय भान सिंह के बारे में आपका क्या नजरिया है। संदेश खाली की बात हमारे प्रधानमंत्री ही करते हैं, लेकिन हमारी बनारस की उस बेटी को इंसाफ नहीं दिलाते जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल के छात्र विंग के जो उनके पदाधिकारी थे उनको गिरफ्तार करना पड़ा, आज वो जेल के अंदर है। आज इस पर बात नहीं करते। इधर से किसी का सवाल है कोई? हाँ बताओ क्या सवाल है? डबल सवाल तो आपने मंगल सूत्र की बात कर रहे हैं, जो लोग अपने बीबी को छोड़कर आप एक ही बात बार बार कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 400 सीटों का पता चल गया, कश्मीर के अंदर 400 किलोग्राम RDX कहाँ से आया, ये बताएं। एक मिनट आप बताइए आपका सवाल। ये लोग जो बोल रहे हैं भगवान को लेकर आए, 500 साल बाद मुद्दा उठाया। मुद्दा क्या, ये दिवाली नहीं मनाते, हमारे भगवान के आने में मुद्दा उठा रहे हैं। किसकी बात? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बेरोजगारी की बात करिए, स्वास्थ्य की बात करिए। एक मिनट, चुनाव के टाइम पे चोर हो तुम, चुनाव के टाइम पे शमशान और कब्रिस्तान क्यों आता है? इनका प्रधानमंत्री कौन है? ऐसे नहीं, हमें प्रोग्राम को समाप्त करना होगा। देखिए, कुल मिलाकर आगरा की चुनावी एक्सप्रेस में हमने यहाँ के मुद्दे उठाए, सामने आए प्रतिनिधियों से उन तमाम सवालों का हमने जवाब दिया। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि आगरा में किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। आज चुनाव एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। आगरा से हमारा काफिला आगे बढ़ेगा। कल आपसे मुलाकात होगी फिरोजाबाद में, तब तक के लिए नमस्कार।